अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास खबर यानी कि एक अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1500 ज़ायद पॉइंट इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त आज 1,20,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल ऊपर की जानिब जा रहा है, जो इस बात की गमाज़ी करता है कि बिजनेसमैन बड़े खुश हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस पर बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं आम लोगों को शायद फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इस पर हमने पहले भी बात की थी और कहा था आपको जनाब आम लोगों तक भी इसके फ़वाइद पहुँचते ज़रूर हैं, लेकिन बराह रास्त इस तरह नहीं आ रहे होते जिस तरह लोग समझते हैं कि शायद। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साइन भी है। अब चूँकि बजट की आमद है और 10 को यानी 10 जून को आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है और उसी दिन कहा गया है कि बजट भी पेश किया जाएगा। अब इस पर भी हम बात करेंगे, कौन सी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं। और एक सवाल जो हमेशा किया जाता है जब भी बजट की बात होती है कि जनाब अवाम दोस्त बजट क्या है, अवाम दोस्त बजट ये होगा नहीं होगा। IMF भी ज़ाहिर है IMF के कहने पर बजट बनता है, उसमें क्या आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं रखी जाती, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, या उसके बावजूद भी ज़ाहिर दिया जा सकता है, क्योंकि IMF बहुत कुछ ज़रूर होगा लेकिन सब कुछ तो नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा मारूफ सहाफ़ी परवेज़ सिंदला साहब। बहुत शुक्रिया परवेज़ सिंदला साहब। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने आगाज़ किया है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ से और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। 1,20,450 पर बंद हुआ है आज। क्या कहेंगे, आम आदमी को भी इससे फ़ायदा होता है? और ज़ाहिर है कि कारोबारी हजरात खुश हैं और वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि बैंकों से पैसा निकाल कर अब स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी दोबारा लोग कर रहे हैं। शुक्रिया जी। देखें, इसकी एक तो बड़ी वजह जो आज हुई है ना, ये वज़ीर-ए-आज़म की जानब से जब बजट में बैनुल अक़वामी जो मालियाती अदारा है IMF की, इसकी शराइत की अमल दरामद की जो यकीन दहानी कराई थी ना, इस पे सरमायाकारों ने मतलब कि वो सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और ये वजह बनी मार्केट में तेजी आने से। तो एक पॉजिटिव खबर थी और उस खबर के बाद जो है वो मार्केट में तेजी आई है और लोगों का इत्मीनान बहाल इसलिए भी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, सफारती सतह पे आपको पता है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की शायद इससे बड़ी कोई कामयाबी आज तक 75 साल में तारीख में कामयाबी नहीं मिली जो इस वक्त कामयाबी मिली है। तो यही वजह है कि सरमायाकारों का हो रहा है, वो अपने पैसे बैंकों से निकाल कर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और जाहिर है जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो वो पॉजिटिव होगी। तो ये बड़ी बड़ी एक बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट फायदा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा होता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपके मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदियों पर और आपकी आवाम को या आपके मुल्क को या आपके मुल्क की मईशत को फायदा ना हो। तो बिल्कुल फायदा होता है। हो सकता है वो डायरेक्ट आपको फायदा ना हो रहा, आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन इस मुल्क में जब सरमायाकारी बैंकों से निकलेगी, वो ट्रेड होगी, पैसे आएंगे, तो उसका तो फायदा एंड ऑफ डे पे मुल्क की इकॉनमी को ही होगा। बिल्कुल। और हमें ज्वाइन कर लीजिए डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर इन नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं, उन्हें आगाज़ किया है प्रोग्राम का। स्टॉक एक्सचेंज में आज बड़ा ज़बरदस्त दिन था और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त है। 1,20,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ है और हम ये बात कर रहे थे, परवेज़ सिंदला साहब भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है बराह रास्त ना सही आवाम को, लेकिन इनडायरेक्ट फ़ायदा ज़रूर होता है आवाम को। और ये ज़ाहिर कारोबारी जो लोग हैं वो शरह सूद में जब बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था तो शायद उस तरफ सरमायाकारी की हुई थी, लेकिन अब चूँकि शरह सूद आहिस्ता 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 बहुत कम हो गया है, तो अब लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं और इस तरह अच्छी खबरें और भी आ रही हैं, जिसकी वजह से अब कारोबारी अफराद जो हैं उनका बहाल हुआ है एतमाद भी। लेकिन अब जो बजट की अगर मैं बात करूं, ख़ासतौर पर आप तो वहाँ मौजूद भी हैं और तमाम चीज़ों को देखा भी, बहुत सारी चीज़ें आपने कारोबारी अपनी जो बरादरी है उनको भी लीड करते हैं आप, तो उनकी भी पेश की हैं। सर, रिलीफ मिलेगा इस बार बजट में, या हम जो हर साल सवाल कर रहे होते हैं बैठ के कि जी आवाम दोस्त बजट होगा नहीं होगा, या है या नहीं है, लोगों पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाएगा? देखिए, ये IMF का डिक्टेटेड बजट है और IMF की वो शराइत जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब मंजूर किया था तो ऊपर तक सदर पाकिस्तान तक साइन करके उनको दिए थे, उसमें ये शराइत थी कि हम बजट से पहले इनको कानूनी शक्ल देंगे और मुसलसल अमेंडमेंट इन टैक्स लॉज के बिल आ रहे हैं कौमी असम्बली में और ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जो सदर पाकिस्तान की तरफ से
जारी किए गए हैं, जिनका इजरा हुआ है। मेन मकसद ये है कि वो तमाम डिमांड, वो तमाम शराइत जो IMF से एग्री की है पाकिस्तान ने, वो हम बजट से पहले जो है उनको कानूनी शक्ल दे दें। लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अवाम दोस्त या बिजनेस फ्रेंडली दोस्त बजट होगा, बल्कि मुझे इसमें टैक्सेस की भरमार नजर आ रही है, और ख़ास तौर पे नॉन फाइलर के जो है उनका घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। उन पे कैश विड्रावल के ऊपर पैसे जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल कैश लेने पर और दूसरी जगहों पे कैश पेमेंट करने पर आपके जो टैक्स की शरह जो है वो बढ़ा रहे हैं। साथ साथ ये भी है, कुछ सस्ती गैस जो मिल रही थी सनत को, हमारी जनरेटेड कैप्टिव पावर की शक्ल में, वो ख़त्म कर रहे हैं। और अब वो कहते हैं कि गैस का बजाय आप पावर के ऊपर जाएं, नेशनल ग्रिड के ऊपर जाएं। ये एक बहुत बड़ा फैसला सनत के लिए, मौत है सनत की। तो इस पर डॉक्टर साहब इस पर बात की आपने, आवाज उठाई होगी कि ना? जी, इस पे मैंने बात की। जरदारी साहब ने 1:30 बजे तक रात को मीटिंग की, फिर दूसरे दिन मुझे और नवीद साहब को, कमर साहब को यहाँ कराची में भेजा, और मुराद अली शाह साहब के साथ हमने तीनों मिनिस्टर, इसमें मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आते हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम आते हैं अली परवेज मलिक, और मिनिस्टर फॉर पावर अवैस लगारी साहब आते हैं, उनके साथ मीटिंग की। चैम्बर के लोग, एप्रमा के लोग, फेडरेशन के लोग। तो सर उनको कायल कर लिया आपने, नहीं किया? लेकिन हम कन्विंस नहीं कर सके। दूसरे दिन बिल पास हुआ मंडे को, और वो बिल जो है वो पास हो गया, जिसके रूम से कैप्टिव पावर जो है वो गैस से एक तो लीवे उस पर बढ़ा रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं, और अगर आप स्विच ओवर नहीं हुआ पावर पे तो वो गैस का डिसकनेक्शन कर देंगे सुई सौदर्न और सुई नॉर्दर्न वाले। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं जो 40-40, 70-70 साल से लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज में अरबों रुपए की सरमायाकारी करके जनरेशन गैस की, जिसे कैप्टिव पावर कहते हैं, लगाए हुए थे। आज उन्हें रातों रात हुक्म मिल रहा है कि आप गैस पे शिफ्ट हो जाएं पावर पे, क्योंकि पावर हमारे पास एक्सेस है। और भाई ये तो आपकी पॉलिसी गलत है, गलत प्लानिंग है कि आपके पास 8,000 मेगावाट बिजली एक्सेस है, और 2,000 मेगावाट बिजली वो है जिसकी तरसील नहीं कर सकते, क्योंकि TND नेटवर्क नहीं है, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपके पास बिजली ज्यादा हो गई है तो आप गैस से चलने वाली जो पावर हाउसेज हैं, जनरेटर्स हैं फैक्ट्रीज में, उसको जबरदस्ती आप नेशनल ग्रिड पे मुंतकिल नहीं कर सकते। लेकिन बिल पास हो गया है। तो ये सब चीजें देख के मैं तो नहीं कह सकता कि बजट आने वाला बिजनेस फ्रेंडली या गरीब फ्रेंडली होगा, बल्कि मुझे तो इसमें सख्त मेजर्स नजर आ रहे हैं। और इनकम टैक्स लॉज अमेंडमेंट जो हुए उसमें नॉन टैक्स फाइलर के ऊपर मजीद घेरा तंग नजर आ रहा है आपको, और बिल्कुल ये तो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट होगी। और परवेज निल्ला साहब, आवाम के लिए इसका मतलब अच्छी खबरें नहीं है बजट में। लेकिन सैलरी क्लास की तनख्वाह में कमी की जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने भी इसको उठाया था कि पिछले साल सैलरी क्लास तबके के ऊपर ज्यादा टैक्स आयद हो गया था, और वो स्लैब भी कुछ बहुत सख्त बन गए थे, जिसकी वजह से सैलरी क्लास जो है वो परेशान थे। कैप्टन एयरलाइन के, उनकी तनख्वाह में इतना ज्यादा कट जाता था कि वो कहते हैं हम तो जॉब छोड़ रहे हैं, हम बाहर जाएंगे जहाँ हमें डॉलर में मिलेगा। तो ये सब एक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो सर ये अगर अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, बल्कि मैं परवेज निल्ला साहब भी मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लूं, तो इतनी ज़्यादा टैक्सेस होगा और अवाम के लिए खास नहीं है, कारोबारी बरादरी भी खुश नहीं होगी परवेज निल्ला साहब, तो फिर लगता यही है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी आपके हो सकता है फिर मुश्किल होगा आपके लिए पास कराना। जी, ये फाइनेंस देखिए बेग साहब को मेरा ख्याल है आप बेग साहब से सवाल कर रहे हैं या मुझसे कर रहे हैं? जी मुझे आप जवाब दे दें परवेज निल्ला साहब। सर देखें, पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि जो बेग साहब फरमा रहे हैं ना, इसको देखते हुए तो अगला जो इलेक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुबई में जाके लड़ेगी। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल में इनके लिए कुछ नहीं बचेगा, जिस तरह से जो नक्शा पेश कर रहे हैं इख्तियार बेग साहब, कि इस मुल्क में तो फिर कुछ नहीं रहेगा ना। जो इस नक्शे के मुताबिक जो भी खींचा है
पाकिस्तान में तो सर इनका ये अंदर मौजूद है ना, इनको मालूम है क्या कुछ हो रहा है। तो जी बिल्कुल ठीक है, हर दफे ही मौजूद होते हैं, लास्ट टाइम मौजूद नहीं थे, उससे पहले दफा मौजूद नहीं थे, ये तो देखना पड़ेगा ना। क्या बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी तो हो रही है ना, क्योंकि अब ये अंदर है, ये सारी नेगेटिव बताएंगे, बहुत पॉजिटिव भी तो हो रहा होगा ना, कुछ बेहतर भी तो हो रहा होगा ना। अब मैं अंदर नहीं हूं तो मैं नहीं बता सकता क्या बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ऐसे अगर फर्ज किया कि यही मुस्लिम लीग नून के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, तो यही मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपको जन्नत से लेकर पता नहीं कहां कहां की कहानियां स्टोरियां सुना देते। देखिए आप इत्तेहादी हैं, आप साथ बैठे हुए हैं, पूरी हुकूमत का जो एक सिलसिला है उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात को जिम्मेदारी की आती है तो आप मतलब पता नहीं कौन कौन से नक्शे खींचने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, हुकूमत पाकिस्तान है। अगर 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 पिछला बजट देखा जाए या फिर आने वाला बजट देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा कि अवाम के लिए कुछ होगा ही नहीं है। अवाम के लिए क्यों नहीं होगा? ये बजट जो अगर फर्ज किया कि आईएमएफ से आपके मामला तय पा गए हैं, तो उसके बाद आपका बजट डेफिनेट मतलब कि बेहतर होगा, वहां पे अवाम के लिए सहूलतें होंगी बजट में। और आप ये देखें कि पिछला साल जो पंजाब का बजट था, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें देख लें कि जो जो चीजें कही गई थी वो सारी चीजें हो रही हैं, और आइंदा वाले में भी होंगे। तो अब हमें सिर्फ डराया जा रहा है और वो डरा रहे हैं, लेकिन खैर बजट आने दें, इंशाल्लाह जब बजट आएगा आप देखेंगे उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये वैसे भी नवाज शरीफ के भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत है। आप कोई भी अदवार उठा के देख लें, कोई भी बजट उठा के देख लें, वो पहले से बेहतर बजट होता है। तो इंशाल्लाह 2025 का बजट जो है ना वो भी बेहतर होगा। खसारा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें ना कि जो महसूलात का एफबीआर में 14.3 खरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है, तो मतलब कि जो फिर जीएसटी भी है, रिटेलर्स भी है, होलसेलर भी है, वहां पे आप उनको टैक्स के दायरे में लेके आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि फिर जो नॉन फाइलर है उनको कोशिश की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फाइलर वाले टैक्स में कैटेगरी में लेके आया जाए, ताकि लोगों को देखिए यहाँ पे टैक्स देने का रिवाज भी तो नहीं है ना, टैक्स आपने देना नहीं है, सहूलतें आपको न्यूयॉर्क और लंदन वाली चाहिए, ये भी तो नहीं हो सकता ना। किसी भी चीज पे कोई भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। अगर फर्ज किया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है जो एक मोटी सी बात है, अक्सर कहा जाता है कि आपका जो शॉपकीपर है वो चाहे नान भाई है, चाहे कोई जूतियां बनाने वाला, कोई टैक्स नहीं देना चाहता, कोई देना नहीं चाहता। कितना टैक्स है? अगर 100 200 400 रुपए भी इनके महाना टैक्स हो, जो कि जाहिर है मेरे ख्याल में 200 रुपए या 250 रुपए भी होगा तो अरबों रुपए इकट्ठा होता, लेकिन रिवाज ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिनको नहीं, इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं संजीला साहब, बात तो ठीक है, लेकिन फिर जाहिर है हुकूमत को इनके सामने घुटने नहीं देने चाहिए। इनको जो करना है वो करे, ताकि मुल्क भी चलाना है, आवाम को रिलीफ देना है, जाहिर है फिर इस तरह मिलजुल की बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन यहाँ वहां पे इख्तियार बेग साहब जो उनकी पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है ना इस मामले पे, वहां पे आके फिर सियासत शुरू हो जाएगी, वहां पे आके फिर इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वहां पे आके फिर जी नहीं हम तो नहीं टैक्स लगने देंगे, ये तो बड़ा जुल्म करेगी। भाई जुल्म करेगी हुकूमत तो फिर कैसे चलेगा मुल्क का? मुल्क तो तभी चलेगा ना जब इस मुल्क की तमाम जिम्मेदार जमातें जो हैं वो मुल्क के वसीत और मफाद में हुकूमतों के साथ खड़ी होती है, और जो चीजें नजर आ रही होती हैं। अभी देखें कि या एक आम शॉपकीपर है, दुकानदार है, कोई टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, तो उनको अगर इस नेटवर्क में लाना है तो उसके लिए कोई एक जमात अगर ये करेगी कोशिश, तो बाकी सारी जमातें अपनी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। परवेज संजीला साहब, मैं आपका जरा सा एक जवाब दे दूं। जी 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 भाई, मैं हमेशा मुस्बत लिखता आया हूं, बोलता आया हूं, कभी मैं मंफी और डार्क पहलू नहीं तलाश करता। इन बातों के बावजूद संडे वाले दिन पूरे दिन की मीटिंग 3 मिनिस्टरों के साथ नाकाम रही। मंडे को हमने बिल आपका पास कराया है वोट देके, क्योंकि वो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी, और आईएमएफ को हर हालत में हमें एहसास है कि जो कमिटमेंट किए वो हमने ऑनर करने हैं, जो शराइत है पूरी करनी पड़ेंगी। जी, तो ऐसा ना सोचें हम साथ में हैं, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस कमेटी की नुमाइंदगी भी करता हूं, लिहाजा उनके खदशात, उनकी परेशानियां भी मेरे बताने की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, हमारे रिजर्व बढ़े हैं, हमारे इन्फ्लेशन कम हुआ है, 38% से 1% आ गया, और अब वो 6 और 7% पे हम इसको रखना चाहते हैं। डिस्काउंट रेट दोबारा कम होके 11% पे आ गए हैं, सिंगल डिजिट की तरफ है। ये अच्छी बातें हैं जो हम एतराफ कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कि राय फरार हम इख्तियार कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं क्योंकि हम कोalition पार्टनर हैं।
लेकिन जब टीवी पे बैठ के ये पूछा जाएगा कि कुछ कवानीन जो आ रहे हैं बजट में वो कितने नर्म या कितने सख्त हैं, तो नहीं, मुझे लेकिन बताइए इसमें कि डॉक्टर साहब आपने मैं आपने चूंकि मैंने ये संजीला साहब भी मान रहे हैं इस बात को कि आप अंदर हैं तो आपको शायद ज़्यादा पता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपने की जिस पर खास तौर पर आईएमएफ की शराइत भी हैं, टैक्सेस की भरमार आपने कहा नज़र आ रही है और जीडीपी 4.2 रखने की तजवीज़ भी आ रही है, गैस सस्ती ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इसमें अच्छी खबर तो फिर कोई नहीं है बिजनेस कम्युनिटी के लिए और आम लोगों के लिए। पेट्रोलियम लीवे लगाया जा रहा है, अब ये 100 रुपए करा जा रहा है पेट्रोलियम लीवे, 1311 अरब रुपए इससे वसूल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, अफरात दर महंगा होगा, महंगाई आएगी, ये पेट्रोलियम लीवे जो है वो 100 रुपए किया जा रहा है, अभी 78 रुपए है। तो दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं और हम बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ये आईएमएफ के एग्रीमेंट की वजह से लीवे लगाने से बढ़ रही है। महंगाई का तूफान आएगा संदेला साहब, डॉक्टर साहब बता रहे हैं साफ। सर देखें, फिर वही बात है, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इख्तियार बेग साहब हमारे बड़े हैं, हम इनसे हमेशा सीखते हैं, तो मेरा कोई ऐसी बात करने का मकसद नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासत में मैं कम अज कम बल्कि ये कहूंगा कि मुशर्रफ दौर के बाद पॉजिटिव जो किरदार है उनका, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके गए थे, उसके बाद इन दो जमातों का रोल है पाकिस्तान में। बेशक दरमियान में एक ऐसा आया है 3-3.5 साल का झटका जो लगा हमें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातें जो हैं उनका पॉजिटिव रोल की वजह से ही आज दुनिया में हमारी एक पहचान है। शहबाज शरीफ साहब अगर मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो वज़ीर खारजा की जगह पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त नहीं है, लेकिन वो रोल किरदार अदा कर रहे हैं। तो पहली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये पॉजिटिव रवैये, डेमोक्रेसी से मोहब्बत और प्यार और अपनी जो इतनी ज्यादा कुर्बानियां हैं उसकी वजह से वो इस दर्द और तकलीफ को हमको समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जहां पे हुकूमत की जरूरत पड़ती है, मुल्क की जरूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल वहां पे हुकूमत का किरदार अदा करता है। तो मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूं और ये जमहूरियत की यही खूबसूरती होती है कि आप जहां पे कोई ऐसी चीज है वहां पे बात भी करते हैं। नहीं, इसमें बड़ी देखिए इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें जो इन्होंने गिनवाई कि जी टैक्सेस का ज़ाहिर है जानते हैं कि ये जो बजट आ रहा है इसमें आईएमएफ की शराइत भी हैं, तो टैक्सेस की भरमार होगा, आवाम दोस्त नहीं होगा, तो आवाम दोस्त नहीं होगा, टैक्सेस की भरमार होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर संदेला साहब फिर तो ये बजट किसी तौर पर भी आवाम के लिए अच्छा नहीं होगा ना। सर देखें, अयूब खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई थी या इक़्तिदार से निकाला गया था, वो चीनी महंगी बताएंगे, चीनी महंगी वहीं पे अटके हुए 75 साल के बाद हम उसी जगह पे अटके हुए हैं। तब भी वो महंगा था, आज भी महंगा है, इसमें तो हम कभी निकल सकेंगे नहीं। आप कभी किसी वक्त अमेरिका में, यूरोप में किसी दोस्त यार को पूछ लो देखें कि ये जो यूक्रेन की जंग हुई है या जो अभी दुनिया के मसाइल चल रहे हैं, महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई देखें, महंगाई हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेहतर हुई, जो पॉजिटिव है। अगर आपने आईएमएफ के चुंगल से निकलना है तो कैसे निकलेंगे? विदाउट अपना टैक्स नेटवर्क जो है वो मजबूत किए, क्या उससे निकल सकते हैं? एक तरफ आप आईएमएफ के पास नहीं आना चाहते, दूसरा आप महंगाई अफोर्ड नहीं करना चाहते, तीसरा आप मतलब ये सारी चीजें मिक्स नहीं हो सकती। देखिए ये कौमों पे वक्त आते हैं और हमारी कौम पे तो अयूब खान से दौर से वक्त आया हुआ है, हम कभी भी नहीं निकले। कब कहा था किसी टीवी प्रोग्राम के एंकर ने या मेहमान ने कि जनाब अब तो बड़ा अच्छा माहौल है? हमेशा ही नजर आई है। तो मेरा मानना ये है, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी इस मुल्क की खिदमत में जुटे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आईएमएफ से भी जान छुटेगी, महंगाई से भी जान छुटेगी। लेकिन महंगाई एक ऐसा इशू है जिसमें कभी कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा। हाँ, नेटवर्क है टैक्स का, वो मेरे ख्याल में इख्तियार बेग से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैक्स नेटवर्क में कैसे हों, कैसे इजाफा कैसे किया जाए, इजाफा कैसे किया जाए, ये है वो चीजें जिसपे हमें बात करनी नहीं। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो दिया डॉक्टर साहब ने वो बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं और हमारे यहाँ मजीद बढ़ जाएगी, तो ये तो फिर अच्छी खबर नहीं है। सर कैसे अच्छी खबर नहीं है? अब आप फर्ज किया है कि जिस वक्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ 2 यूरो में 1 लीटर का मैं डीजल डलवा के आया हूँ, अगर उसको डिवाइड करो तो वो 700 रुपए लीटर बनता है। 700 रुपए लीटर बनता है जिस जगह पे मैं बैठा हुआ। अब आप कहेंगे यहाँ की इनकम अच्छी है, अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे आपके वो, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने रीजन में देख लें, अपने सर मैं वो आपकी इनकम होगी ना, डेफिनेट मेरी इनकम भी वहां पे इस हिसाब से होगी। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, अपन बाकी रीजन में देख लें कि आपके रीजन में से क्या पाकिस्तान सबसे महंगा पेट्रोल बेचता है? आप इंडिया में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, अफगानिस्तान में जाएं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा।
और दूसरी ये बात है कि वो पेट्रोल जो है वो ऐसी चीज है जो हर गुजरते दिन के साथ अपडेट हो रही है। अगर फर्ज किया कि जब मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत में दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ था, तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता किया गया, अगर आपको याद होगा। नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन इस वक्त अगर दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता होगा तो हमें इसका रिलीफ तो मिलना चाहिए आवाम को। सर रिलीफ देखें, अगर अभी क्या हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई और उससे जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना पैसा हुआ है, वो कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान की तरक्की पर सर्फ किया जाएगा। तो पॉजिटिव वे में जा रहा है ना सर, किसी जगह पे लगने जा रहा है, पाकिस्तान में लगने जा रहा है। अगर आप 6 महीने साल मजीद अफोर्ड कर रहे हैं पेट्रोल महंगा, तो वो किसी अलाल बलाल खर्चे में नहीं जा रहा, बल्कि आपके एक सूबे की जहां पे इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, वहां पर जो बेरोजगारी है, जिसकी वजह से वहां पे दहशतगर्दी है, तो वो वहां पे स्पेंड किया जा रहा है। इसको भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। और जब जब महसूस किया जाएगा, जब फील किया जाएगा कि उसकी जरूरत अब आवाम को है, तो मेरे ख्याल में पेट्रोल। अच्छा एक बात बताएं, आप अपने अभी जो टीम है उनसे पूछें कि पिछले एक साल में, पिछले मई से लेके इस मई तक कितनी दफा पेट्रोल सस्ता किया गया और कितना पेट्रोल सस्ता हुआ है। जब भी चांस मिला है 5 से 7 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है बड़े और कड़वे फैसले तो आपको करने पड़ेंगे, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा कुछ दिन, और उसके बाद फिर। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि जी ये चीज़ें हैं जिसमें ज़ाहिर है, जिससे लग रहा है कि मज़ीद थोड़ी सी महंगाई भी ज़्यादा होगी, पेट्रोल मसवात की कीमतें भी बढ़ेंगी, आवाम दोस्त बजट भी ये नहीं होगा, क्योंकि शराइत बड़ी सख्त है IMF की, और मजबूरी थी IMF के पास जाना भी। फिर सियासी अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी आप नून लीग के अगेंस्ट आपकी पार्टी नज़र आती है। नदीम हसन चंद साहब कह रहे हैं कि जी वो समड़ियाला वाला इलेक्शन के जी हम तो साफ बता रहे हैं कि जी हम तो मानने को तैयार हैं कि ना हमें वोट पड़ा है इस पार्टी को, ना नून लीग को वोट पड़ा, वोट तो किसी और को पड़ा है। हम तो नून लीग के सिर्फ सलाम भी कोई ले ले तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, और जिसको सलाम का जवाब दे दे उसको वोट नहीं पड़ता। फिर सर नून लीग से वो कह रहे हैं साथ देने से हमें बड़ा नुकसान हुआ, और लेकिन साथ फिर भी आप बैठे में, जब नुकसान हुआ है तो एक तरफ हो जाए आदमी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये फैसला बड़ा सोच समझ के मुल्की मफाद में किया गया था। जब हुकूमत साजी न गुरीज थी, आपको करना था। हमने तो पहले ऑफर की थी PTI को कि आप हुकूमत साजी कर लें, लेकिन गिनती के नंबर उनके पास पूरे नहीं थे, लिहाजा हमने नून के साथ हाथ मिलाया, हुकूमत साजी की गई, मतलब मजबूरी में। वो जरूरी था उस वक्त, जो रात तक एक फैसला हमने करना था ताकि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में पैदा हो सके, जो इंतशार की सूरत हाल है वो खत्म हो सके, और फिर हमने उसको निभाया। हमने जितने बिल पास कराए हैं, जितनी अमेंडमेंट्स कराई हैं, कोई एक अमेंडमेंट आप अभी ये नहीं कह सकते जिसको हमने रिजेक्ट करा हो। मुल्की मफाद में, ना मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए। हालात ऐसे हैं, अगर हमारी IMF के साथ, सर मेरा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी सवाल मैंने इसलिए किया, करते हुए साथ दिया जी, आप एतराज करते हुए नहीं, ठीक है, मुल्क को चलाने भी था, ये बात दुरुस्त है, मुल्क को आगे भी बढ़ाना था। जाहिर है इलेक्शन पे अगर आप PTI के साथ जाना चाह रहे थे, वो नहीं जाना चाह रहे, दोबारा इलेक्शन तो नहीं हो सकते थे ना, हमारे तो वैसे ही इतना पैसा तो था नहीं हमारे पास। अच्छी बात है आपने साथ दिया, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपके लोग नून लीग पर इस हद तक तनकीद करते हैं। अभी कल परसों रोजाना बयान दे रहे हैं कि जी नून लीग तो अंपायर्स के बगैर जीत नहीं सकती, हमें तो पता है, हम इनके साथ बैठने से हमें तो बड़ा नुकसान हो गया। आपके ये वज़रा भी बोल रहे हैं सिंध वाले, ये वहाँ पंजाब में जो MNAs हैं, जो आपकी पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो भी बात करते हैं। तो जाहिर है फिर नून लीग वाले तो कहेंगे ना कि यार ये क्या बात हुई, हमारे साथ बैठे हुए भी हैं और रोजाना हमारे बारे में बातें भी आप करते हैं। देखिए, नून लीग ने बहुत सारे मेजर डिसीजन ऐसे करे जिसमें मैं एतमाद में न लिया। अच्छा, ये ट्रॉलिस्तान कनाल का जो मसला था, आप क्या समझते हैं, हम इसको मान सकते हैं सिंध वाले? नहीं, हमारी तो ये डू और डाई है। हमारी तो सिंध की ये पानी एक एक कतरा जो है मौत है। वो यहाँ पे बंजर करके और किसी जगह गैर को सरसब्ज आबाद करना, ये तो हमारी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हम तो अपने इलाके को सरसब्ज शादाब देखना चाहते हैं, और एक एक कतरा पानी का जो हमारा हक है, आईनी हक है, वो हम जाया नहीं होने देंगे, किसी और को छीनने नहीं देंगे, कहीं डाइवर्ट नहीं करने देंगे। तो हमने उसके ऊपर पे टेकअप भी किया। 26 अमेंडमेंट की उस शक्ल में नहीं है जैसे लाई जा रही थी, उसमें बहुत अमेंडमेंट है। एक एक रात 4-4 मीटिंग है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की,
मौलाना फजल रहमान साहब से, उसमें भी सर आप लोगों ने कहा कि हमें तो वो अमेंडमेंट दिखाई नहीं गई थी, एंड टाइम पर हमें दिखाया गया, एतमाद में नहीं लिया, ये भी आज भी आपका गिला है ये? देखिए, जब साथ होते हैं गिले शिकवे नॉर्मल है, लेकिन कौमी मफादात में और आपने जो हाथ मिलाया है वो आपकी लीडरान की पुख्तगी, मैच्योरिटी जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए, और वो हमने करा है कि एतराज़ात भी पेश किए, कहीं पे नून लीग भी पीछे हटी कैनाल के मसले पे, और बाकी जगहों पे हमने एतराज करते हुए बिल भी पास किए। अच्छा, यानी कि तो ये देखिए मैच्योरिटी इसको कहते हैं। सर मैच्योरिटी, अब जाहिर है इसका नाम रख लें आप, लेकिन वो नहीं कहा जाता नहीं बंदा सही नहीं है, लेकिन मैं साथ हूँ इसके। नहीं, बंदा सही नहीं है, मैं नहीं हूँ। हमने उनसे कहा कि देखिए ये जो आप सिंध की एक एज है, अली साहब आप क्यों आप डॉक्टर साहब को क्यों आप बिल्कुल जानबूझ के लगे हुए हैं? देखें, जो सियासत होती है ना उसमें हर जमात अपने मंशूर के मुताबिक लड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद है, लेकिन क्योंकि हम सियासी जमातें हैं, हमारा एक अपना मौकफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर कुछ लोग ये मौकफ ले रहे हैं कि हमारे साथ हाथ मिलाने की वजह से उनको नुकसान हुआ है, तो देखिए हमें तो फायदा हुआ है। हमने तो 70,000 78,000 वोट लिया है, तो अगर हमारे साथ हाथ मिलाने से उनको नुकसान हुआ है लेकिन वोट हमें पड़ा है, या तो होता ना कि हमें वोट ना पड़े, उनको नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। देखिए नहीं, वो तो मान ही रहे ना भाई। नदीम अजमल चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं ना हमें वोट पड़ा ना नून लीग को पड़ा। नहीं सर, वो अब जाहिर है वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? जिस पार्टी को, जो पार्टी पाकिस्तान में पंजाब में बनी, बनने के ठीक एक बाद 1970 की दहाई में किसी को यकीन नहीं था कि 1 साल पहले बनने वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में हुकूमत बनी। इतनी पॉपुलर पार्टी है, कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा कदम नहीं जमा पाई। आखिरी दफा कब हुकूमत बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? 8 से 13 8 10 जी। तो फिर आप खुद बताएं कि मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ढूंढने चाहिए वो वजूहात। नहीं तो इस पे तो संदेला साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़ा जबरदस्त सियासत माशाल्लाह खेली है नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ साहब ने, कि पीपल्स पार्टी जिस सूबे में बनी थी वहां आज जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अतादारत से भी हार जाते हैं। सर देखें, लेकिन देखें आप ये देखें कि पिछली 4 हुकूमतें सिंध में बनी हैं, तो इसका मतलब है कि सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, तो वो अगर उनमें उनकी सिंध में कोई लोग वोट दे रहे हैं चौथी दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर नून लीग को, हालांकि 2018 में भी नून लीग जीती थी, हुकूमत वो लहदा बात है, जो भी कर करा के जिस तरह इमरान खान की बनवाई की गुजार की, लेकिन जीती उस वक्त भी नून लीग थी। वोट लोग नून लीग को दे रहे हैं पंजाब में, और सिंध में दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को। तो ये हमें तो लेना चाहिए। परवेज संदेला साहब, अगर कहीं ये पॉलिसी तो नहीं है आपकी पार्टी की कि सिंध की तरफ आप लोग देखते नहीं, बिल्कुल यहाँ कैंडिडेट भी नहीं होते आपके पास, ना इलेक्शन लड़ रहे, ना कैंपेन चलाते हैं, इस तरह आप चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी पंजाब आना ही छोड़ दे? ये बात आप डॉक्टर साहब से पूछेगा अगली दफा, आप ज़रदारी साहब से पूछ के बताएंगे आपको। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बरल मैं एक बात आपको बताता हूँ कि हम पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो जो इस वक्त कह रहे हैं, जो उनका मौकफ है, अपने वोटर को कुछ ना कुछ तो बताना होता है। तो नदीम असल अच्छा, यानी सियासी बयान राय हसन मुर्तजा साहब हैं, उनके जो बयानात हैं उनको सिर्फ आप लाइट मूड में लें। और 78,000 या 90-80,000 वोट लेने वाली जो जमात है ना, वो पंजाब की एक हकीकत है। और पंजाब में, और दूसरी मुझे एक बात और बताएं, ये जो इस वक्त तहरीके इंसाफ वेला में जा रही है, फर्ज किया है, आपको पता है हमेशा डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे, जो हुकूमत में जमात होती है जिमनी इलेक्शन तकरीबन वही जीतते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इनके दौरे हुकूमत में 17 इलेक्शन हुए और वो तमाम के जमात उस वक्त अपोजिशन की जमातें जीती थी। ऐसा ही तो ये अपने दौरे हुकूमत में नहीं जीत पाए थे, तो अब जहां पे सीट ही मुस्लिम लीग। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें संदेला साहब एक बात बताइए कि खान साहब के हवाले से आप भी गुफ्तगू करते हैं, दीगर लोग भी बात कर रहे होते हैं कि जी वो खत्म हो गई बात उनकी है, तो पीटीआई वाले का पंजाब में तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पर वो 40,000 वोट लेके वही आते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं आती, टीएलपी नहीं आती, कोई और जमात नहीं आती। देखिए मुख्तलिफ जगहों पे कंसंट्रेशन है, पार्टी का वोट बैंक है। हम 2 सूबों में हुकूमत अपनी बना पाए हैं, सिंध में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और बलूचिस्तान में हमने जो अलाइनमेंट किया, वो तो सर बलूचिस्तान में कोई बनाना नहीं चाह रहा था ना। जो भी हो इस वक्त 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पंजाब में हम कोलिशन पार्टनर उनके साथ हैं। तो आप उस लिहाज से
मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को पैसे अंडरमाइन कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बेहतर हो रही है सर लेकिन हमने भी डॉक्टर साहब एक सवाल, डॉक्टर साहब एक सवाल, बोलने दें। हमने आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। सिंध में जितने जिम्मी इंतखाबात हुए हैं हमने पहले से ज्यादा वोट लेके जीता है। उसी फैमिली के मेंबर को जिसकी जगह ये सीट खाली हुई थी लाए हैं और लोगों ने उसको इंडोर्स किया है। लिहाजा ये इस पे एतराजात करना मैं नहीं समझता कोई मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब आने वाले वक्त जब इलेक्शन का जी मैं उसी पे सवाल कर रहा था, आने वाले इलेक्शन के हवाले से सवाल कर रहा था कि देखिए पार्टी जी कितना सर आने वाले इलेक्शन के वाले सवाल ही कर रहा था मैं आपसे। पंजाब में नो डाउट पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए कि भाई इस वक्त मरियम बीवी सबसे अच्छा काम कर रही हैं, और बिलावल को आप कह रहे हैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म के लिए पंजाब जितना ज़रूरी है इस कारकर्दगी पे सिंध की कारकर्दगी दिखा के पंजाब में तो कोई वोट नहीं डालेगा आपको। और जिस तरह की नून लीग की वहाँ कारकर्दगी है वहाँ बिलावल साहब जीत नहीं सकते हैं आपकी पार्टी, तो बिलावल साहब कैसे बनेंगे सिंध जीत के वज़ीर आज़म? सर बिलावल साहब हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और इंशाल्लाह आपको हम ये दिखाएंगे कि वो कैसे बने। सर सिंध से जीत के कैसे बन जाएंगे? कितनी सीटें हैं सिंध में सर? अभी आप लेकिन जो बिलावल साहब की एक्सेप्टेबिलिटी है, जो बिलावल साहब की को जिस अंदाज में लिया जा रहा है मुकामी सतह पर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और इस हुकूमत ने जो उन्हें इस डेलीगेशन का चेयरमैन हेड बना के भेजा है वो उनकी कुछ सलाहियतों के बुनियाद पे भेजा है। सीनियर पॉलिटिशियन फॉरेन बैकग्राउंड रखने वाले तो बहुत हैं। बिलावल साहब यंग जो इसके पहले की कारकर्दगी हमारे सामने है, लिहाजा ये आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन मैं ये बात जरूर आपको कह देता हूँ और बावसूख कहता हूँ कि बिलावल साहब इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे और अपनी काबिलियत और मेरिट की बुनियाद के ऊपर, सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर आस्ते आस्ते लोगों के जहनों में उन्होंने घर बना लिया है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एस्टैब्लिश सर अपनी सलाहियतों पे वज़ीर आज़म तो वक्त बताएगा। अपनी सलाहियतों पे तो सर वो वज़ीर ख़ारिजा तो जाहिर बने पहले भी। अली सरवर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डॉक्टर साहब लेकिन परवेज सिंधिया साहब लेकिन आप ये बताए ना असल तो कि पीपल्स पार्टी का जिस तरह छुट्टी कराई अपने पंजाब से, वज़ीर आज़म उसके बगैर बन नहीं सकता। और जाहिर है डॉक्टर साहब तो कहेंगे कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन आप तो जानते हैं इस बात को कि क्या ज़बरदस्त सियासत हुई है। जिस तरह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का माहौल है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कम्बिनेशन है, एन मुमकिन है आने वाले वक्त में कुछ ऐसे हालात हैं कि मुस्लिम लीग नून जो सपोर्ट करेगी बिलावल बनने के लिए, जैसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी की सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी हुई है, तो कल को अगर ऐसे हालात आते तो क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी? क्या वो शहीद रानी के बेटे के साथ खड़ी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और दूसरी ये बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी में वो तमाम सलाहियतें मौजूद है। ताहिर देखिए जी, नाना की तरफ से, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, माशाल्लाह बाप का एक बड़े नाना का मतलब कि ये उनके तमाम इस वक्त मतलब मैं समझता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडीएम के दौर में वजारत खारजा की जिस तरह से वो उस वक्त खिदमत सर अंजाम दी, और अभी जिस वक्त जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो देखें काबिलियत है तो लीड कर रहे हैं ना सर। तो बिल्कुल ये देखिए सियासत इसी चीज का नाम है, सियासत यही है। आप पाकिस्तान, और ये हकीकत भी एक ही है, इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हकीकत है। दो जमाती निजाम है, पीटीआई भी तीसरा निजाम कोई कामयाब नहीं होगा। पीटीआई मतलब हकीकत नहीं है। नहीं सर, पीपल्स पार्टी के तो देखें, मुझे एक बात है, मुझे जरा बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की तमाम असेंबली और सेनेट में कम से कम 300-350 लोगों के इलेक्टेड मौजूद हैं। ये बात तो आप जानते हैं ना? जी जी। 10 बंदे जो हैं वो इमरान खान को अवेलेबल नहीं है कोई तहरीक चलाने के लिए। कोई बंदा इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहा। तो ये 40,000 वोट कैसे पड़ गए कि पंजाब में कोई बंदा ही नहीं है? तो सिर्फ समड़ियाल में 40,000 वोट। सर 70,000 क्यों नहीं पड़े? 80,000 क्यों नहीं पड़े? 1 लाख क्यों नहीं पड़ा? सर ये सीट थी आपकी, ये सीट तो थी नून लीग की। सर वो ये सर 10,000 वोट कम हुआ है वहां पे इमरान खान साहब का, क्या आपको पता है? तो 40,000 तो है ना, जितना उनको वोट सर 10,000 कम हुआ है ना, वहां पे 20,000 नून लीग का वोट प्लस हुआ है ना सर। वो तो देखे ना पीपल्स पार्टी भी। और जो कल्ट है इसका, जब ये जो कल्ट है, अब ये जो लोगों में एक बीमारी जो है वो जिस तरह से घुसी थी, उसको निकालने में वक्त तो लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर 20,000 वोट प्लस हुआ वहां पे नून लीग का, और 10,000 वोट जो है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम हुआ है। और अगले इलेक्शन तक इंशाअल्लाह ताला जमानतें जब्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वहां पे कोई नाम लेने वाला नहीं होगा।
आप टाइम तो दें इस हुकूमत को। सर अब आप 3 साल सर आप हुकूमत दें। बात करते हैं पीटीआई की जमानत जब्त होने की और करा देते हैं फिर पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त। और सर वो हमारी आपस की बात है, हम आपस में बैठ के करते हैं। चले आपस में। बहुत शुक्रिया जी परवेज़ इंदिरा साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम बड़ी उम्दा गुफ्तगू जो की है, बड़ी अच्छी एक दो चीज़ें सामने जो आई वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने जो कुछ कहा, ख़ासतौर पर कि अवाम दोस्त बैठ, क्योंकि वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं और स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ मौजूद भी हैं, उन्होंने कहा कि जी अवाम दोस्त बैठ तो हरगिज़ नहीं होगा, IMF की शराइत पूरी करनी है, टैक्सेस की भरमार होगी। तो ये जो हम बार बार बात करते हैं हर बजट से पहले कि ये अवाम दोस्त बजट इस बार होगा नहीं होगा, तो ये खबरें तो पहले ही आ गई हैं कि जी अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, टैक्सेस में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना की मान।